बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, केप साइलेंट नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन आप सभी को समझाए हुए हैं। दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का परस्पर लड़कर जुड़ जाना और एक बड़े नाभिक में बदल जाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब दो छोटे छोटे नाभिक लड़ भिड़ कर जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो बनने वाले बड़े नाभिक का द्रव्यमान जुड़ने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम रहता है, क्योंकि जुड़ने वाले नाभिकों के द्रव्यमान का कुछ अंश, कुछ हिस्सा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और बच्चों, इस प्रक्रिया में अपार मात्रा की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और एक अजीब बात है कि दो नाभिकों का जुड़कर बड़ा नाभिक बना लेना, यहाँ पर एक प्रकार विकराल दिक्कत ये है कि दो नाभिक जब जुड़ते हैं तो नाभिक धनावेशित होने के कारण उनके मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है जो उनको दूर करता रहता है, और उनके जुड़ने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपार मात्रा में ऊर्जा और बल की जरूरत होती है। और यही वजह है कि नाभिकीय संलयन होने के लिए 10⁻7 केल्विन ताप के समतुल्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी नाभिकों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उनका जुड़ाव संभव हो सकता है। और अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर होती है, और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर होती है तो इसे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, एक और अजीब बात है कि नाभिकीय संलयन होने के लिए बहुत उच्च ताप वाली ऊर्जा की रिक्वायर्ड है, और इतने उच्च ताप वाली ऊर्जा केवल और केवल परमाणु बम विखंडन या सूर्य के तल पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हेतु अपार मात्रा में जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो परमाणु बम विखंडन के कारण ही संभव हो सकती है। तो बच्चों, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया परमाणु बम विखंडन के दौरान होती है। तो हम परमाणु बम विखंडन करते हैं तो अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और जब अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तो 10⁻7 केल्विन कोटि का जो है ताप बनता है, और हल्के हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर बड़े नाभिक की संरचना में क्रिएट हो जाते हैं। जैसे 1H1 + 1H2। यहाँ बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाभिक हैं। ये है हमारा प्रोटॉन नाभिक और ये है हमारा न्यूट्रॉन नाभिक, और ये दोनों जुड़ करके 2He3, ये हीलियम का समस्थानिक है, उसकी संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। या ऐसे ही 1H1 और 1H3 मिलता है तो 2He4 बन जाता है। प्रोटॉन और ट्राइट्रॉन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। तो बाय द वे, ये अभिक्रियाएं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती हैं, जिनमें दो नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ का टोटल द्रव्यमान ज्यादा मिलेगा, यहाँ का द्रव्यमान कम मिलेगा, क्योंकि इनका काफी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में गेन होता है। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित संयंत्र हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में आधारित उपकरण होता है। इसमें जो है धातु का एक गोल पात्र होता है, और इस पात्र के मध्य में कोर में एक परमाणु बम रखा होता है। इसके जो है कोर में एक क्या रखा रहता है बेटा? परमाणु बम।
परमाणु बम की संरचना आप जान रहे हो कि जिसमें यूरेनियम के जो है 2 टुकड़े सांचेनुमा आकृति में होते होंगे। और ये परमाणु बम लिथियम हाइड्राइड Li2 के यौगिकों से जो है घिरा होता है। एक्चुअली में धातु का एक दोहरा पात्र होता है जिसके भीतर अपार मात्रा में लिथियम हाइड्राइड भरा होता है। क्या भरा होता है? Li2। और इसके जो है कोर में बीचों बीच एक परमाणु बम रखा होता है। प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन बम की संरचना है, हमारे कोर्स में नहीं है। धातु का एक जो है गोल पात्र है जिसमें लिथियम हाइड्राइड भरा हुआ है और इसके मध्य में कोर में इसके, पेट में इसके, गर्भ में इसके जो है परमाणु बम रखा होता है। जब परमाणु बम का विखंडन होता है तो अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। लिथियम हाइड्राइड के अवयव विघटित हो जाते हैं और हाइड्रोजन वगैरह और लिथियम वगैरह के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन इतनी अपार ऊर्जा के कारण कक्षा छोड़कर पलायित हो जाते हैं ऊर्जा अवशोषित करके, और केवल यहाँ नाभिक बचते हैं हाइड्रोजन और लिथियम के। और 2 हल्के नाभिक इतनी अपार ऊर्जा के कारण जुड़ करके ऐसे या ऐसे रिएक्शन देते रहते हैं, नाभिकीय संलयन देते रहते हैं। ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसके विखंडन से क्या जो है नुकसान हो सकता है। यह क्रिया 10⁻⁻2 सेकेंड में होती है और अरबों केल्विन ताप बन जाता है। 10⁹ के कोटि का ताप प्राप्त होता है। अपार मात्रा में ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा की गेनिंग होती है। हमारा ख्याल है कि साइंटिस्टों का अनुमान है कि अगर इस बम का विखंडन कर दिया जाए तो 1, 2 नहीं 15-20 देश साफ हो जाएंगे कम से कम। इधर क्लियर? तो अब हमको यही बनाना है बेटा, हमको 15-20 देश उड़ाना है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ये जो है हमारा हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और अब आप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समझ गए क्या होती है। और आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया वही है जो सूर्य के तल पर भयानक रूप से होती है और सूर्य की ऊर्जा का भयानक जो है स्रोत या वजह भी नाभिकीय संलयन ही होता है। हाइड्रोजन और नाभिक वहाँ पर जो है हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते रहते हैं। यही नाभिकीय संलयन के ऊर्जा का जो है प्रमुख संलयन क्रिया की वजह से उत्पन्न ऊर्जा ही प्रमुख स्रोत होती है सूर्य ऊर्जा का। सूर्य की अपार ऊर्जा जो है, जो करोड़ों अरबों वर्षों से खर्च होते रहने के बाद भी है, वो केवल और केवल संलयन क्रिया है। नाभिकों का संलयन वहाँ होता रहता है और अपार मात्रा में ऊर्जा जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते होता रहता है। एक टॉपिक इस चैप्टर में और महत्वपूर्ण है बेटा, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया पर आधारित संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। आपको आश्चर्य होगा कि 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ऑटो हान और फर्मी, नाम केवल फर्मी का ही है लेकिन उसमें था ऑटो हान भी, तो वैज्ञानिक फर्मी ने जो जापान के भौतिक शास्त्री थे और जापान की यूनिवर्सिटी में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी बनाई। किसने बेटा? फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के लिए नाम जो है फर्मी का ही आता है। तो वैज्ञानिक फर्मी ने
दुनिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर बनाया। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर ऐसा संयंत्र होता है जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित करके मुक्त होने वाली ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग में लाता है। तो हम लोग को पढ़ना है परमाणु भट्ठी या नाभिकीय भट्ठी क्या है या परमाणु रिएक्टर क्या है। तो ये चीज तो जान गए कि नाभिकीय रिएक्टर की जो है मतलब या योजना केवल यही है कि जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, मुक्त होने वाली ऊर्जा को काम में लाया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझो जरा नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी क्या है, कैसे बनती है, क्या आकार है। ऐसा बेटा हम आपको इसमें पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन कराएंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि हाँ जो है इसमें एक ब्लॉक लगा होता है ग्रेफाइट का, वो क्या है। फिर आपको बताएंगे ईंधन छड़ें इसमें लगाई रहती हैं, वो क्या है। फिर आपको बताएंगे बेटा सुरक्षा छड़ें क्या है, परिरक्षक क्या है, शीतलक क्या है, मंदक क्या है। तो पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन करेंगे। थोड़ा सा स्नेहा ओझा बेटा तुम जानकार थी पहले, अब और ज़्यादा जानकार हो गई हो, मन लगा के सुनो और समझो बेटा कि जैसे अगर कभी आप बाहर जाते हो इलाहाबाद वगैरह या लखनऊ बनारस वनारस, तो रास्ते में ढाबे पड़ते हैं बहुत सारे। तो ढाबों की सोच अपने दिमाग में डाल दो, ढाबों को याद करो कि उन ढाबों पर हमेशा हर ढाबों पर बाहर की ओर एक भट्ठी बनी रहती है जिसके ऊपर 2-3-4 भगोले रखे रहते हैं। तो उस भट्टी की संरचना कैसे होती है आप याद करो कि एक दीवार ऐसे सामने की ओर उठी रहती है, सीमेंट से जुड़ी रहती है, ईंटों की दीवार एक सामने की ओर, एक इस साइड उठी रहती होगी, एक इस साइड उठी रहती होगी, एक छत ऊपर पड़ी रहती होगी और एक इधर से बंद रहती होगी। घना आप क्या आकार की भट्टी होती है। फिर से याद करो कि जो आप ढाबा देखते हो, भोजनालय जो है, वहाँ हर भोजनालय हर ढाबे के सामने एक भट्टी होती है। एक दीवार सामने की ओर, एक दीवार इस तरफ से, एक दीवार इस तरफ से, एक बैक साइड, एक ऊपर की ओर। कभी कभी किसी ढाबे में अंदर की ओर वाली दीवार नहीं रहती, वो अंदर से सामान रखे रहते हैं, उसमें आलू वालू धरे रहते हैं, सब तमाम चीजें है ना। लेकिन हम यहाँ मान चले कि चारों तरफ से बंद है वो भट्टी, है ना। और वो भट्टी किसकी बनी होती है, यही मिट्टी के ईंटों की, इधर से दीवार, इधर से दीवार, इधर से दीवार, इधर से इधर से। तो अब अगर हम ऐसी कोई भट्टी बनाए एकदम से, एक दीवार ऐसे उठा दे बेटा, एक दीवार ऐसे उठा दे, एक ऐसे और एक ऊपर छत से, लेकिन मिट्टी के ईंटों की बजाय ग्रेफाइट के ईंटों की दीवार बनाए। आपके प्रतापगढ़ का आश्चर्य है कि मनगढ़ कृपालु बाबा के जो मंदिर है, मनगढ़ धाम, वो बेटा ग्रेफाइट के ईंटों की बनी हुई मंदिर है वहां पर। ठीक है, तो बाय द वे हम अगर ग्रेफाइट के ईंटों की मंदिर बनाए, देखो कंपटीशन की चीज़ें भी हम बताते जाते पढ़ाते समय। कंपटीशन की बात यह है कि एक कंपटीशन का क्वेश्चन केमिस्ट्री का है स्नेहा बेटा, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। पूछा जाता है ग्रेफाइट क्या है, हीरा क्या है, तो ये दोनों कार्बन के अपर रूप है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कंपटीशन बनता है कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा। दुनिया का कार्बन के दोनों अपर रूप की 2 खासियत, सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है और ग्रेफाइट इकलौता अधात्विक मटेरियल है, अधात्विक मटेरियल जो विद्युत का सुचालक होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं मानते हैं, लेकिन अधातुएं विद्युत की अचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का, भाई कार्बन से बना हुआ है, कार्बन का अपर रूप है, निश्चित तौर पे अधातु है, लेकिन कैसा है बेटा, सुचालक। तो दुनिया में इकलौता धातु ग्रेफाइट चाचा है जो विद्युत के सुचालक है। अफसोस इस बात का है कि आप सभी लोग ग्रेफाइट से मिले हुए हो, लेकिन 90% बच्चे ग्रेफाइट को देखे नहीं हो, जानते नहीं हो। जो पेंसिल होती है, पेंसिल से जो लिखते हो तो लकड़िया के अंदर जो काली काली राड होती है वह है ग्रेफाइट। ओके, आप देख लेना घर जाके, समझ गए बेटा। जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर काली काली राड नहीं होती जिससे लिखाता है ना, वही है ग्रेफाइट। ओके डन। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और इकलौता धात्विक मैटर है
जो विद्युत का, और यहाँ हमको क्या जरूरत पड़ गई, ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो न्यूट्रॉन के लिए सबसे बड़ा मंदक है। माने अगर ग्रेफाइट से होकर न्यूट्रॉन गुजरते हैं तो उनकी स्पीडें खत्म हो जाती है। दौलत दौलत आवत है 20 की स्पीड से ग्रेफाइट का क्रॉस करें, ग्रेफाइट के क्रॉस करे की वजह से थाकी गैन गिर गैन 1.5 हुई स्पीड, अब रसे रसे जाएंगे के न्यूट्रॉन। तो ग्रेफाइट इज द मोर पावरफुल मॉडरेटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मंदक है न्यूट्रॉन के लिए। ओके, तो हम बता रहे थे बेटा, मजेदार बात ये कि हम एक क्या बनाए, भट्टी, किस चीज की, ग्रेफाइट के ईंटों की। तो ये एक आयताकार ब्लॉक बन गया, ठीक। तो ये नाभिकीय रिएक्टर का पहला पार्ट होता है। पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, हेडिंग डाल दी हम आयताकार ब्लॉक। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट के ईंटों का बना एक घनाभ के आकार का आयताकार ब्लॉक होता है। काम भी जानते चलो, ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये जो है न्यूट्रॉनों का मंदक है, इससे न्यूट्रॉन धीमी गति से होकर गुजरेंगे और अभिक्रिया देर में होगी, टाइम लगेगा क्रिया को होने में। तब तक हम ऊर्जा इकट्ठा कई बार दे में काम कर लिए, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है ग्रेफाइट के ईंटों का एक ब्लॉक होता है। घर जाके बनाना परमाणु रिएक्टर है कचरूगर सलाल, समझ रहे हो ना कि ये क्या बना लोगे, पहले ग्रेफाइट के ईंटों का ब्लॉक। अब बच्चों दूसरा पार्ट जो इसमें होता है वह है ईंधन छड़े। अब ईंधन छड़े क्या है, ईंधन छड़े होता क्या है कि जो ब्लॉक है उसमें जगह जगह होल बने होते हैं और उन होल में आप जो है राड शिफ्ट कर दिए रहते, अंदर तक राड रखे रहते हैं। क्या शिफ्ट किए रहते हैं, राड शिफ्ट किए रहते हैं। इन्हें फ्यूल राड, ईंधन छड़े कही जाती है। और ये वे छड़े होती हैं जिनका विखंडन कराया जाता है और जिनका विखंडन होता है, माने ये वही छड़े हैं जिनका विखंडन होगा, ठीक है। तो ईंधन छड़ों के रूप में हम लोग 2 प्रकार की छड़ें प्रयुक्त करते हैं, यूरेनियम की छड़ें या प्लूटोनियम की छड़ें। यूरेनियम या प्लूटोनियम की 10-12 छड़ इस ब्लॉक में दाएं बाएं ऊपर नीचे से जगह बना रखी रहा थे। और बीना मिश्रा जी कंपटीशन की चीज़ें बता रहे हैं, केमिस्ट्री में इसको पढ़े हो, लेकिन जितना बढ़िया मैं बता रहा हूँ सुनना। इन छड़ों पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत लगाई रहती है। कंपटीशन के तरीके से पढ़िए। पहले क्या बना दिए हम, ग्रेफाइट के ईंटों का ब्लॉक, आयताकार ब्लॉक, और उस ब्लॉक में जगह जगह क्या है, होल सुराख, और उन सुराखों में क्या फिटेड है बेटा, ईंधन छड़ों के वर्णन कर रहे हैं। ईंधन छड़ें अंदर घुसा के रखी रहती है और उनके ऊपर किस चीज का लेप लगा रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किस लिए, ऑक्साइड का लेप है जिससे इनकी परत का ऑक्सीकरण ना हो, नहीं ये ऑक्सीकृत होकर के घटती रहे। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत का लेप लगा होता है। इधर टोके बेटा। तो ये हम कई उपकरण जान गए, कई पार्ट, ब्लॉक, ईंधन छड़े। अब उसके बाद बेटा और भी चारों तरफ ग्रेफाइट ब्लॉक में और भी जगह जगह छिद्र किए रहते हैं और उन छिद्रों में जो है कैडमियम या बोरान की छड़ें रखी रहती हैं। किसकी छड़ें, पूछो कैडमियम या बोरान क्या है, पूछो। कैडमियम या बोरान को नियंत्रण कहा जाता है, नियंत्रक, कंट्रोलर रॉड। ये नियंत्रक छड़ें होती हैं जो कि कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। दीज छड़ें आर द न्यूट्रॉन अवशोषक, ये न्यूट्रॉन अवशोषक होती हैं, न्यूट्रॉन राक्षस। ये छड़ें अंदर रखी रहती हैं घुसा घुसा के, जब उन अंदर न्यूट्रॉन ग्रुप क्या न्यूट्रॉन को निगल जाती है और शोषित कर लेती है। तो जैसे न्यूट्रॉन टकरान यूरेनियम पर, यूरेनियम का विखंडन बा, 3 नवा न्यूट्रॉन बने लखत रहा थे। जैसे 3 नवा न्यूट्रॉन बने तुरंत लपक के अवशोषित, एक दूसरे अवशोषित तो यही है, एक आधा ही बचा थे। तो कहने का मतलब यह है कि आयताकार ब्लॉक समझ गए,
ईंधन छड़े समझ गए। तीसरा क्या है, वे छड़े, तीसरा है नियंत्रक छड़े। ग्रेफाइट ब्लॉक में जगह जगह कई सारे जो है छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में कैडमियम या बोरान की छड़ें फिट रहती हैं नियंत्रक छड़ों के रूप में, जिनका काम होता है न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। ये छड़ें जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे अपक्रिया जो है बहुत तेज नहीं चल पाती है। एक कट और विखंडन होते को बचा रह जाता। कहने का मतलब अपक्रिया को धीमा ही करना रहता है। और बच्चों ये जो छड़ें होती हैं, ये देखो बेटा बिना चित्र बनाए समझा दे रहा हूँ। ये छड़ें ऑटोमेटिक प्रबंध द्वारा संचालित होती हैं, मतलब रिमोट सिस्टम लगा रहता है। इन छड़ों को चाहे तो एकदम अंदर कर दें और बटन दबा देते खाट से बाहर आ जाएंगे। तो जब छड़ें जो है रियली क्या होती है, एकदम अंदर घुसी रहती हैं। जब विखंडन स्टार्ट कराना रहता है तो हम इन छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। क्यों? अगर अंदरवा रहे सारा न्यूट्रॉन ले रहेंगे, बाहर खींच लेंगे तो एक दो न्यूट्रॉन बची हैं, उन्हें लड़िए विखंडन हुए। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को तेज कराने के लिए, अपक्रिया को स्टार्ट कराने के लिए नियंत्रक छड़ों को बाहर खींचा जाता है। और जैसे ही विखंडन स्टार्ट हो जाता है तो नियंत्रक छड़ों फिर अंदर कर दिया जाता है कि जिससे अपक्रिया नियंत्रित वेग से हो। ज्यादा न्यूट्रॉन ना मिल पाना पूरा सोहा हो जाए, खत्म है, कंट्रोल रहा है। ठीक है ना। तो कई पार्ट हो गया नेहा जी, जो से बोलो सर जी। आयताकार ब्लॉक हो गया सर जी, इधर छड़े हो गई और नियंत्रक छड़े हो गई। कै छड़ हो गई, कै प्रकार का पार्ट हो गया। आयताकार ब्लॉक मतलब ग्रेफाइट के ईंटों का एक आयताकार भट्टी के रूप में ब्लॉक होता है, घनाभ के आकार का। ग्रेफाइट मंदक का काम करता है, न्यूट्रॉन जो है इससे धीमी गति से होकर गति करते हैं। और ये जो है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर की बॉडी है, एक तरह से जो है ढांचा सांचा। उसके बाद इसमें तमाम जगह होल फिट होते हैं और उन होल्स में क्या रखे होते हैं, ईंधन छड़े। ईंधन छड़ों के रूप में कौन सी छड़ें होती हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम की, एल्युमिनियम ऑक्साइड के से ऑक्सीकृत होती हैं। इन पर लेप लगी होती है जिनका ऑक्सीकरण क्षय ना हो। और तीसरी छड़ें क्या है, नियंत्रक छड़ें। कैडमियम या बोरान की छड़ें होती हैं जिनका काम होता है न्यूट्रॉन का अवशोषण करना, अपक्रिया को नियंत्रित कर देना। और चौथा पार्ट क्या होता है पूछो। चौथे पार्ट में सुरक्षा छड़ें, सेफ्टी रॉड। क्या बेटा, जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में ऊपर की तरफ से 10, 15, 20 ज्यादा संख्या में 10, 15, 20 कैडमियम या बोरान की छड़ें एक साथ एक कहीं सुराख से घुसाई रहती है। इस तरह से कई जगह ऐसे ही किया रहता है, माने ऊपर से कई जगह जो है सुराख होता है और उन सुराखों से कई सारी कैडमियम बोरान की छड़ें एक साथ अंदर घुसाई रहती हैं। इनको सेफ्टी रॉड कहा जाता है। कौन सी रॉड बेटा, सुरक्षा छड़ें। इमरजेंसी के लिए होती हैं कि मान लो अचानक कभी नाभिकीय विखंडन तेजी से होने लगे, नाभिकीय विखंडन की स्पीड बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिक प्रबंध रहता है कि भक्त से सारी छड़ें अंदर गिर जाएंगी। कौन छड़ें, सुरक्षा छड़ें। और सारी छड़ें जब अंदर जानी जाएंगे सारा न्यूट्रॉन ले लेंगे, अपक्रिया को बंद कर लेंगी, कंट्रोल कर लेंगी। नहीं तो विखंडन फिर जो है अनियंत्रित हो जाएगा ना, परमाणु बम विखंडन वहां पर हो जाएगा। तो फिर पूरा जो आसपास के जो जगह फैक्ट्री बनाए यहाँ चली जाए, जिला पूरा उड़ जाए, है ना। तो सुरक्षा छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरान की कई छड़ों का सेट होता है। और जो आपातकालीन स्थिति में या जब कभी विखंडन तेज गति से शायद होने लगे तो अचानक अंदर घुस जाती है और जो है क्रिया को कंट्रोल कर लेती है। क्या पार्ट हो गया। उसके बाद शीतलक, कूलेंट। तो यहाँ पर बच्चों जो है अपक्रिया के कारण जो है अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ अंदर जो है भारी जल, ठोस CO2 अंदर जो है पाइप लगा के भेजते रहते हैं, जिससे अंदर के ताप का जो है कंट्रोलिंग बनी रहे, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता रहे बीच बीच में। और बच्चों अंदर पाइप लाइन का जाल बिछा होता है, एक पाइप हेमोर से एक पाइप हेमोर से एक पाइप हेमोर से, और बाहर से ठंडा पानी अंदर की ओर भेजते हैं। क्या भेजते हैं सामने, ठंडा पानी अंदर की ओर भेजते हैं। तो अंदर जो इतना उष्मा ताप बन गया है, पानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और बाहर भाप के रूप में निकलता है।
और वो भाप रूपी पानी टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, टरबाइन चलती है और विद्युत उत्पादन होता है। क्या बनने लगता है? बिजली। तो हम नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल ही बिजली बनाने में करते हैं। टरबाइन के पंखों को चलाते हैं भाप के उष्मा से और फिर जो है विद्युत उत्पादन होता है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। तो एक बार फिर से हो जाए, अभी एक पार्ट इसका बचा रह गया। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को न्यूट्रॉन अवशोषकों और मंदकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पर्याप्त ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त संयंत्र नाभिकीय रिएक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके मुक्त होने वाली ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लिया जाता है। ओके? जैसा कि हमने बताया कि नाभिकीय रिएक्टर के निम्न भाग होते हैं। बोलो कौन कौन? किसने बनाया? फर्मी ने बनाया है। नाभिकीय रिएक्टर का पहला भाग आयताकार ब्लॉक। आयताकार ब्लॉक के रूप में ग्रेफाइट के ईंटों का बना एक घनाभ के आकार का ब्लॉक होता है। ये जो है नाभिकीय रिएक्टर की बॉडी या ढांचा है। और यहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि ग्रेफाइट मंदक का काम करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का काम होता है। दूसरा पार्ट क्या है? ईंधन छड़े। ग्रेफाइट ब्लॉक में जगह जगह बने छिद्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ें ईंधन छड़ों के रूप में फिट होती हैं। इन्हीं छड़ों का नाभिकीय विखंडन होता है। तीसरा पार्ट क्या है? नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ें आयताकार ब्लॉक में फिट रहती हैं, जिनका काम होता है अपक्रिया की गति को नियंत्रित करना। ये छड़ें न्यूट्रॉन अवशोषक होती हैं। ऑटोमेटिक प्रबंध द्वारा इन छड़ों को ब्लॉक के अंदर या बाहर किया जा सकता है। जब जो है ये छड़ें पूरी तरह से अंदर रहती हैं, अपक्रिया बंद रहती है। अपक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए इन छड़ों को बाहर खींच लिया जाता है और अपक्रिया होने लगती है तो इन छड़ों को फिर से अंदर कर दिया जाता है। ठीक। चौथी छड़ें क्या है? सेप्टिक रॉड्स, सुरक्षा छड़ें। सुरक्षा छड़ें क्या है बेटा? कैडमियम में बोरान की कई छड़ों का सेट ऊपर की ओर फिट रहता है ब्लॉक में। जब कभी नाभिकीय विखंडन तीव्रता से होने लगे तो इमरजेंसी में ये छड़ें अंदर जाती हैं और विखंडन प्रक्रिया को कंट्रोल कर लेती हैं। इन छड़ों का काम इमरजेंसी का काम होता है, कंट्रोल कर लेना अगर कभी विखंडन तेजी से होने लगे। उसके बाद मंदक। मंदक के रूप में शीतलक। शीतलक के रूप में ठोस CO2, शुष्क बर्फ, भारी जल और कुछ जो है गर्म गैसें अंदर की ओर प्रवाहित की जाती है शीतलन के रूप में, माने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। हम ठंडे जल को पाइपलाइन से प्रवेश कराते हैं और जो बाहर की ओर जब निकलता है तो भाप के रूप में टरबाइन पर गिराकर टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन के काम में आता है। एक और पार्ट इसका है, देखो बेटा, RCC की मोटी दीवार से हम इस ब्लॉक को चारों तरफ से घेर देते हैं। इसको हिंदी में परिरक्षक, अंग्रेजी में जैकेट कहा जाता है। जैसे आप लोग जैकेट अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हो, वैसे जो है हम इसको सुरक्षा कवर पहना देते हैं। किसको? ब्लॉक को। चारों तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से हम जो है सुरक्षा कवच माने RCC की मोटी दीवार से चारों तरफ से ब्लॉक को घेर देते हैं। क्यों? जिससे जो वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के पश्चात रेडियो एक्टिव विकिरण मुक्त होता है, अल्फा बीटा गामा किरणें भी मुक्त होती हैं। तो वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके बॉडी के अंग डैमेज हो सकते हैं, मतलब आंतें वगैरह, कोमल अंग वगैरह प्रभावित हो सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम चारों तरफ जो है किससे ढक देते हैं ब्लॉक को बेटा? RCC की दीवार से। कभी देखे हो कि अगर कभी किसी के एक्सरा कराने गए हो तो जहाँ एक्सरा वगैरह होता है या कराया जाता है बेटा, वहाँ जो है जो आदमी एक्सरा करता है वो कोई कवर पहन करके तब खड़ा होता है, तो रेडियो एक्टिव विकिरण या एक्सरेज उसकी बॉडी को नुकसान न पहुँचाएं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो मजदूरों को रेडियो एक्टिव विकिरण से बचाने के लिए वहाँ पर जो है क्या किया जाता है? एक दीवार बना दी जाती है RCC की या कंक्रीट की मोटी परिरक्षक।
या जैकेट के रूप में। तो ये हमारा नाभिक रिएक्टर या परमाणु भट्टी है। चित्र बना देंगे तो पूरी तरह से वर्णन हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया। और कहना चाहूँगा कि आपकी किताब के हिसाब से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों हम एक टॉपिक और पढ़ाना चाहेंगे जो आपको हम पढ़ाते समय बताए थे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पढ़ाए थे, और कार्बन साइकिल बताएंगे। कभी कभार पूछ लेता है कार्बन साइकिल क्या है, हालांकि अब कोर्स में नहीं, लेकिन हम बता देंगे कार्बन साइकिल क्या है। क्योंकि जो 4 प्रोटॉन होते हैं वो जो है जुड़ करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, और यही जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य तल पर होती है। लेकिन 4 प्रोटॉन एक निश्चित स्टाइल में जुड़ते हैं और 6 स्टेप में जुड़ते हैं, जहाँ पर जो है कार्बन उत्प्रेरक के रूप में होता है। इसे हम कार्बन साइकिल नाम देते हैं। बताएंगे तो समझ में आएगा। केमिस्ट्री है पूरा, छठी रिएक्शन लटक पड़े।